हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएल जेई, एसएससी जेई एंड अदर किसी भी स्टेट के जेई एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 26 है और इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का है वह क्वेश्चन है, इफ़ द फॉल्ट करंट इज़ 2000 ampere, the relay setting is 50% and CT ratio is 400 ratio 5, then plug setting multiplier will be। तो आपसे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पूछ रहा है जिसमें आपको फॉल्ट करंट दिया है और रिले की जो सेटिंग है कितने परसेंट पे की गई है, 50% पे, और जो सीटी रेशियो है वो 400 रेशियो 5 दिया है, और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होगा आपका, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होगा आपसे यही पूछ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर यानी पीएसएम का आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। कैसे? देखिए, पीएसएम का जो फॉर्मूला होता है, पीएसएम मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो पीएसएम का जो फॉर्मूला होता है वह होता है फॉल्ट करेंट अपॉन सी टी आर। सी टी आर मतलब सी टी रेशियो गुणे सी टी सेकेंडरी, सी टी एस, सी टी सेकेंडरी, ये होता है फॉर्मूला पी एस एम यानी कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए, इस फॉर्मूले में हमें रखना है, इसमें फॉर्मूले में आपको क्या क्या पता है, फॉल्ट करंट पता है, तो क्वेश्चन में भी फॉल्ट करंट आपको पता है, और सी टी आर मतलब कि रिले सेटिंग इज। अब रिले की जो सेटिंग है, सी टी आर मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर रिले की जो सेटिंग आपकी दिया है। ठीक है, तो रिले की सेटिंग, तो ये जो दिया है ये 50% दिया है, और जो सी टी रेशियो आपको दिया है, सी टी रेशियो वो आपको दिया है 400, 400 रेशियो 5, यही आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से जो पी एस एम है, पी एस एम को फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा वो लिख दिया था, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि फॉल्ट करेंट अपान सी टी आर गुड़े सेटिंग गुड़े सी टी सेकेंडरी, सी टी एस, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये सेटिंग मैंने बीच में नहीं लिखा था, लेकिन करेक्ट फॉर्मूला यही है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। फॉल्ट करंट कितना दिया है, 2000 बटे सी टी आर मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो कितना दिया है, 400/5 गुड़े सेटिंग कितना दिया है, 50% पे। और जो सेटिंग की जाती है वो किस पर की जाती है, सेकेंडरी साइड पर। सेकेंडरी साइड का मतलब कि कितना दिया है, 50%, तो 50 का मतलब कि 50/100, 50/100 गुड़े सी टी सेकेंडरी कितना है, 5। बस इसका गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 10। कितना आएगा, 10। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है एंड ओवर करंट रिले having a current setting of 125% connected to a supply circuit through a current transformer of CT ratio 400/5, the pickup value is। पिकअप वैल्यू, अब देखिए पिकअप वैल्यू मतलब क्या हो गया, पिकअप वैल्यू हम किसको बोलते हैं। देखिए, पिकअप वैल्यू का मतलब होता है कि वह वैल्यू जिस पर जो रिले है आपका ऑपरेट करेगा, रिले आपका क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, यानी कि अगर करंट, अब जैसे देखिए 125%, 125% का मतलब कि 100% से 25% ज़्यादा, यानी करंट मान लीजिए आपकी 100 एम्पियर की है, तो रिले आपका ऑपरेट कब होगा, जब उसमें 125 एम्पियर की करंट का फ्लो होगा। इसका मतलब यही है। तो पिकअप करंट का मतलब कि वह करंट जिस पर रिले आपका ऑपरेट हो जाए। अब देखिए, तो पिकअप वैल्यू आपसे पूछ रहा है, पिकअप वैल्यू, तो जो रिले का सेकेंडरी साइड का करंट है वो है 5 एम्पियर, और उसका जो हमने सेटिंग किया है वो किया है 125% पर। अब 5 का 125% कितना होगा, वही उसकी पिकअप वैल्यू होगी, यानी कि जब इतनी करंट फ्लो होगी फिर रिले आपका ऑपरेट हो जाएगा। तो पिकअप वैल्यू अगर ये मान लीजिए कि सी टी सेकेंडरी 5 है, 125%, 125 का मतलब कि 1.25, तो हो जाएगा 6.25। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
तो आपका जो करंट आएगा वो आएगा 6.25, यानी इस करंट पर आपका रिले जो होगा वो ऑपरेट हो जाएगा, यानी पिकअप वैल्यू आपकी जो होगी वो कितना होगी 6.25 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, यानी फ्यूज तार की रेटिंग को हमेशा व्यक्त किया जाता है किसमें, एम्पियर आवर में, किलोवाट आवर में, एम्पियर्स में, नन ऑफ दी एबव। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि फ्यूज तार की जो रेटिंग है उसको हम व्यक्त करते हैं एम्पियर में। किस में करते हैं, एम्पियर में। अच्छा कुछ चीज़ों को मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए कि किन किन चीज़ों की मतलब रेटिंग किस में की जाती है। जैसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है। जनरेटर यानी अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो भी किस में होती है, केवीए में होती है। ठीक। मोटर की रेटिंग हम किलोवाट में करते हैं। क्लियर। यो सॉरी, मोटर की जो रेटिंग है हम उसको एचपी में, आप देखोगे कि हार्स पावर लिखा रहता है, तो मोटर की रेटिंग एचपी में की जाती है। ठीक है। और किलोवाट जो होती है डीसी जनरेटर की होती है। किसकी होती है, डीसी जनरेटर की होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किस में होती है, एमवीए में। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किस में होती है, एमवीए में। उसके बाद अगर बस बार की बात करें, बस बार की अगर हम बात करें तो बस बार की रेटिंग जो होती है करंट में होती है, वोल्टेज में होती है और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों में इसकी रेटिंग की जाती है। उसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर की रेटिंग किस में होती है, तो एनर्जी मीटर की रेटिंग जो होती है किलोवाट आवर में होती है। एक क्वेश्चन है, आप बताइए कि इस चीज़ की रेटिंग किस में की जाती है, इंसुलेटर अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा कि इंसुलेटर की रेटिंग किस में की जाती है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये ज़रूर बताइएगा कि इंसुलेटर की रेटिंग किस में की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है वेयर द शंट जनरेटर आर वाइडली यूज्ड, यानी शंट जनरेटर कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ऑप्शन है वेयर द लोड इज़ वेरी हाई, वेयर ए कांस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड ओवर ए नैरो लोड रेंज, वेयर ऑफन फ्लक्चुएशन इज अकर, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहाँ पे आपको कांस्टेंट वोल्टेज की रिक्वायर होती है ओवर ए नैरो लोड रेंज, यानी लोड आपका कैसा होता है, नैरो, यानी जहाँ पे संकीर्ण भार क्षेत्र पर नियत वोल्टेज जरूरी होता है, वहाँ पे हम उपयोग करते हैं किसका, शंट जनरेटर का। और अगर हम बात करें तो शंट जनरेटर का एक उपयोग हम करते हैं एक्साइटर के रूप में, किसमें, एक्साइटर के रूप में। ठीक। उसके बाद शंट जनरेटर का काम बैटरी चार्जिंग के काम में भी आता है, बैटरी चार्जिंग के काम में भी जो जनरेटर यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शंट जनरेटर बोलते हैं। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर विथ विच ऑफ द वेक्टर ग्रुप इज पॉसिबल। अब देखिए किस वेक्टर ग्रुप में यह पॉसिबल है, मतलब पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल है। अब देखिए किसी ट्रांसफार्मर में पैरेलल ऑपरेशन आप तब ऑपरेट करवाते हो, ठीक है, जब उसकी केवी रेटिंग सेम हो, उनकी पोलैरिटी सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, इन सब चीज़ें जब आप फुलफिल करते हो तो आपका जो मतलब कि ट्रांसफार्मर है वो पैरेलल में ऑपरेट हो सकता है। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है वेक्टर ग्रुप के फॉर्म में। अब वेक्टर ग्रुप के फॉर्म में दिया है तो कहाँ कहाँ पे यह चीज़ें आपकी पॉसिबल हो सकती हैं, ये क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आपका पॉसिबल होगा YD11 एंड YD1, YD11 एंड YD1। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द रिएक्टिव पावर में बी डिस्क्राइब्ड ऐसे, तो रिएक्टिव पावर कैसे आपको डिस्क्राइब करना है, द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पावर कंपोनेंट रिजल्टिंग इन जीरो एवरेज, द वैल्यू ऑफ पावर विच एज ए फाइनाइट वैल्यू एंड स्ट्रॉन्ग डिपेंड्स ऑन पावर फैक्टर। उसके बाद जो ऑप्शन आपके दिए हैं वो ऑप्शन है कि पीक वैल्यू ऑफ द पावर कंपोनेंट ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन रिजल्टिंग इन जीरो नेगेटिव, नन ऑफ द ऑप्शन, नन ऑफ द ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा आपका होगा, ठीक है, आपको यही बोला गया है। तो जो करेक्ट आंसर आपका होगा वह होगा, देखिए रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर आपसे पूछी जा रही है तो रिएक्टिव पावर वह है, देखिए कि पीक वैल्यू, यानी कि संचरण रेखा पर यानी संचरण लाइन पर आगे पीछे सफ़र करवाने वाले ऊर्जा कंपोनेंट की पीक वैल्यू का परिणाम शून्य औसत में आता है, उसी को हम क्या कहते हैं,
प्रतिक्रियाशील ऊर्जा बोलते हैं, या फिर उसको ही हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टिव पावर को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द सर्ज इम्पिडेंस ऑफ ए 100 किलोमीटर लॉन्ग लाइन इज 100 ओम, फॉर ए 50 किलोमीटर लाइन ट्रांसमिशन लाइन द सर्ज इम्पिडेंस इज। अब देखिए जो सर्ज इम्पिडेंस है, बेसिकली सर्ज इम्पिडेंस Z बराबर अंडर रूट एल बाई सी होता है। अब ये आप कभी भी ये नहीं देख सकते कि सर्ज इम्पिडेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर्मूले के हिसाब से आपको ये नहीं दिखेगा कि सर्ज इम्पिडेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आप लेंथ घटा दो, लेंथ बढ़ा दो, लेकिन सर्ज इम्पिडेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 100 किलोमीटर लाइन है, उसका सर्ज इम्पिडेंस 100 ओम हो गया, तो अब वही लाइन है और उसकी लेंथ आप क्या कर दिए, कम कर दिए 50 किलोमीटर, तो क्या सर्ज इम्पिडेंस चेंज हो जाएगा? नहीं, चेंज नहीं होगा। इसलिए इसका जो सर्ज इम्पिडेंस होगा वो भी कितना होगा, 50 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि द ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ SF6 गैस इज। तो SF6 गैस की जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो SF6 गैस के टूटने की क्षमता होती है वह होती है 90 किलो मतलब वोल्ट अपान सेंटीमीटर। यानी देखिए, जैसे देखिए SF6 क्या है, एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब कि सर्किट ब्रेकर होता है, जिसमें गैस के टूटने की जो मतलब कि क्षमता होती है वह 90 किलो वोल्ट अपान सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और जहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज होता है, बहुत ही हाई वोल्टेज के लिए हम लोग SF6 गैस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि HRC फ्यूज हैज रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेबिलिटी इज कंपैरिजन विथ ए सर्किट ब्रेकर। यानी सर्किट ब्रेकर की तुलना में HRC फ्यूज की टूटने की क्षमता है, सर्किट ब्रेकर की तुलना में HRC फ्यूज की टूटने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? अधिक हो मतलब बराबर होती है, अधिक होती है, या कम होती है, नन ऑफ दिस। तो देखिए, तो सर्किट ब्रेकर की तुलना में अगर हम बात करें HRC फ्यूज की जो टूटने की क्षमता है वो क्या होती है? कम होती है। वो क्या होती है? कम होती है। देखिए, सर्किट ब्रेकर जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक कर जाएगा, यानी कि सर्किट ब्रेकर जैसे ही रिले से कमांड पाता है, सर्किट ब्रेकर को कमांड कौन देता है? रिले। रिले से जैसे ही कमांड पाता है सर्किट ब्रेकर ब्रेक कर जाता है। लेकिन HRC फ्यूज एक ऐसा है जो कि लघुपथ धारा यानी शॉर्ट सर्किट करंट को मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट से इक्विपमेंट ख़राब ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं HRC फ्यूज का। और HRC फ्यूज एक ऐसा फ्यूज होता है जिसके अंदर से कुछ थोड़ी समय तक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होती है। ये इसलिए हम फ्लो करवाते हैं कि फ्यूज हमारा, मान लो जब भी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होती है तो फ्यूज हमारा गल जाता है, लेकिन HRC फ्यूज की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि यह कुछ टाइम तक करंट को फ्लो होने देता है। और इसको फ्लो होने देता है इसके लिए कि अगर हो सकता है कि वह फॉल्ट कुछ समय के लिए ही हो, तो वो कुछ समय के लिए ही मतलब फॉल्ट करंट फ्लो होगी। लेकिन अगर फॉल्ट कुछ टाइम तक रहता है तो फिर HRC फ्यूज गल जाएगा, यानी कि ये तब गलेगा, लेकिन कुछ टाइम तक फ्लो होगा। अगर कुछ टाइम तक हो सकता है फॉल्ट हो फिर सही हो जाए तो HRC फ्यूज भी नहीं गलेगा और सिस्टम भी हेल्दी हो जाएगा। इसलिए HRC फ्यूज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये वाला होता है। लेकिन इसकी जो मतलब कि रप्चरिंग कैपेसिटी है वह सर्किट ब्रेकर की तुलना में क्या होती है? कम होती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग करंट चोपिंग द करंट एक्चुअली ब्रेक्स। जैसे ही हम करंट चोपिंग करते हैं, करंट की छटाई के दौरान, करंट की यानी करंट चोपिंग के दौरान करंट एक्चुअली ब्रेक्स। करंट कहाँ से ब्रेक होती है? ड्यूरिंग द इंस्टेंट ऑफ नेचुरल करंट जीरो, बिफोर द इंस्टेंट ऑफ नेचुरल करंट इज जीरो, आफ्टर द इंस्टेंट ऑफ नेचुरल करंट जीरो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टेंट ऑफ नेचुरल करंट जीरो। तो जो देखिए, करंट की चोपिंग के दौरान जो करंट आपकी ब्रेक होती है ड्यूरिंग द इंस्टेंट ऑफ नेचुरल करंट ज़ीरो, यानी कि जैसे ही आपकी जो वास्तविक करंट है वह मूल रूप से क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। उसी समय हम क्या करते हैं? करंट चोपिंग होती है। ठीक है, तो क्लियर है कि ड्यूरिंग द इंस्टेंट यानी स्वाभाविक करंट शून्य की घटना के दौरान ही आप करंट चोपिंग इस्तेमाल करते हो। जैसे ही मतलब कि इंस्टेंट नेचुरल करंट आपकी जीरो होगी,
उसी टाइम आपकी करंट चॉपिंग अप्लाई होती है, यानी करंट चॉपिंग के दौरान ही आपकी जो मतलब कि स्वाभाविक करंट शून्य की घटना के दौरान होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए द मेकिंग करंट इज, तो मेकिंग करंट आपकी क्या है, स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ सर्किट ब्रेकर रेटेड करंट वैल्यू, द पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट लूप इंक्लूडिंग कंपोनेंट इन एनी फेज ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ करंट व्हेन द सर्किट ब्रेकर इज क्लोज्ड, depends upon the instant on the current wave when the contacts being to open, none of the other option। क्या होगा करेक्ट आंसर, मेकिंग करंट। अब देखिए मेकिंग करंट और ब्रेकिंग करंट ये दो चीज़ मतलब कि सर्किट ब्रेकर की दो मुख्य रूप की करंट है। देखिए ब्रेकिंग करंट क्या है, वह करंट जिस पर सर्किट ब्रेकर हमारा क्या करता है, ब्रेक करता है, और मेकिंग करंट हमारी वह है जिस पर सर्किट ब्रेकर हमारा क्या होता है, जुड़ता है। ठीक, उसको हम बोलते हैं मेकिंग करंट, और मेकिंग करंट हमेशा ज़्यादा होती है ब्रेकिंग करंट से। तो मेकिंग करंट जब भी आप लिखते हो, मेकिंग करंट जब भी आप लिखते हो तो ये होती है 2.55 गुणे ब्रेकिंग करंट। ठीक है, गुणे ब्रेकिंग करंट। तो मेकिंग करंट आपकी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है ब्रेकिंग करंट से, और मेकिंग करंट आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, या फिर पीक वैल्यू हम बोल सकते हैं कि मेकिंग करंट जो होती है वह पीक वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए मेकिंग करंट जो होगी वह होगी कि जब सर्किट ब्रेकर बंद होता है। क्लियर, जब मैंने कहा कि सर्किट ब्रेकर को जोड़ने के लिए हम लोग मेकिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं, तो जब सर्किट ब्रेकर बंद होता है तब करंट के पहले चक्र के दौरान किसी भी फेज में डीसी कंपोनेंट के साथ अधिकतम करंट लूप की पीक वैल्यू क्या होती है, यही आपकी होती है। ठीक है, तो उसकी पीक वैल्यू होती है। ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, लेकिन आप ये जान जाओ कि जैसे ही सर्किट ब्रेकर आपका बंद होगा उस टाइम पे जो आपको पीक वैल्यू करंट मिलती है उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, मेकिंग करंट बोलते हैं। उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, मेकिंग करंट बोलते हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम की होती है। ठीक है, इसको हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये होती है, और इसी करंट को हम बोलते हैं रेटेड शॉर्ट टाइम करंट। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, रेटेड शॉर्ट टाइम करंट बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है द ब्रेकिंग करंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज, ऑप्शन क्या है, लेस देन मेकिंग करंट, मोर देन मेकिंग करंट, इक्वल टू मेकिंग करंट, नन ऑफ द अदर ऑप्शन। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेकिंग करंट जो होती है वह मेकिंग करंट से कम होती है, तो लेस देन मेकिंग करंट, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट आर द शोन इन द बिलो, वैल्यू ऑफ वीटीएच एंड आरटीएच विल बी। वीटीएच और आरटीएच आपसे पूछ रहा है, और आपसे इसमें कुछ भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ वीटीएच और आरटीएच पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ मेरे को अब इसमें बता दीजिए आप कि वीटीएच और आरटीएच, जब भी हम आरटीएच कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से अगर हम आरटीएच कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा जो भी मतलब सोर्स लगे होते हैं उनको हमें जीरो करना होता है। तो जो सोर्स के नाम पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स लगा है, और वोल्टेज सोर्स को जीरो करने का मतलब क्या होता है कि उसको हमें करना होता है शॉर्ट, और करंट सोर्स को जीरो करने का मतलब होता है कि उसे करना होता है ओपन। ठीक है, ये दो दो चीज़ें हम मतलब अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ ऐसे हो गया, तो जैसे हम इसको शॉर्ट करेंगे, ये हमारा हो गया शॉर्ट, इस तरह से हमारा हो गया शॉर्ट। अब देखिए 120 और 80 किस में कनेक्टेड हैं, 120 और 80 जो है ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। 120 पैरेलल होगा 80 के संग, 120 जो होगा कनेक्ट होगा मतलब कि पैरेलल में 80 के संग। तो 120 गुणे 80 बटे 200 बटे 200 कैंसिल हो जाएगा, 2 छः 12, 8 छः 48, तो 48 ओम आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी आरटीएच आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 48 ओम। अब देखिए ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट जो है ये, अब देखिए आप जब वीटीएच निकालते हो तो ये किस टर्मिनल के पास पूछा है, यहाँ पे पूछा है, तो इसका मतलब इस 80 ओम के क्रॉस जितना आपको वोल्टेज मिलेगा ना वही आपका क्या होगा, वीटीएच होगा, क्योंकि दो सर्किट दिया है, दोनों पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, तो इस 80 ओम के अक्रॉस जितना वोल्टेज मिलेगा वही होगा। तो आपको पता है कि ये तो ओपन है, ये क्या है, ये ओपन है, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे करंट सेम होगी, यानी कि 120 ओम और 80 ओम दोनों किस में कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट हैं
सीरीज में जब हम आरटीएच कैलकुलेट कर रहे थे तब दोनों किस में कनेक्ट थे, पैरेलल में। लेकिन जब हम वीटीएच कैलकुलेट कर रहे हैं तब दोनों कैसे मतलब कि जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं सीरीज में। क्यों? क्योंकि इस ब्रांच से अब कोई करंट नहीं जा रही, ये करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब है कि जो करंट यहाँ से निकलेगी वो सीधा यहीं पे आएगी, यानी पूरा पूरा ये किस में कनेक्ट हो जाएगा, सीरीज में। अब सीरीज में है तो 10 वोल्ट जो होगा 80 ओम के क्रॉस कितना मिल रहा है आप निकाल लो कि V80 मान लीजिए। तो हम निकालते हैं जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा दो। वोल्टेज डिवाइडर रूल में जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालने वो वाला रेजिस्टेंस गुड़े टोटल वोल्टेज अपान दोनों रेजिस्टेंस का जोड़। तो 80 120 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200, ये करेंगे कैंसिल होगा, 2 चौक 8, 4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। तो 4 वोल्ट 48 ओम, 4 वोल्ट 48 ओम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी आरटीएच की जगह 48 रखेंगे और वीटीएच की जगह 4 रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि टू कॉइल्स विथ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी एंड 2 हेनरी हैविंग ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी बिटवीन देम carry currents of 2 ampere and under root 2 ampere respectively. The total energy stored in the field in joules is। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो प्रेरकत्व हैं स्वतः हैं जो कि 1 हेनरी का है और 2 हेनरी का है। दो कुंडलियां जिनके बीच का जो पारस्परिक यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है और इनसे जो करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर फ्लो हो रही है तथा अंडर रूट 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो कुल भंडारित यानी कि कुल स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी फील्ड में। तो देखिए जब ऐसा फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन दिया हो तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आप लगाओ। डायरेक्ट फार्मूले का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए L1 है और ये मान लीजिए कि L2 है और ये आपका यम दिया हुआ है। ठीक है, और करंट कितनी फ्लो हो रही है क्रम से 2 एम्पियर फिर अंडर रूट 2 एम्पियर। दो तरह से करंट आपकी फ्लो हो रही है। ठीक है, दो तरह से करंट फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो स्टोर्ड एनर्जी है ई बराबर वह हाफ L I² होती है। ये तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जब करंट भी दो दी है, इंडक्टेंस भी दो दिया है और म्यूचुअल भी दिया है, तो इसका मतलब है कि L1 I1 का स्क्वायर प्लस हाफ L2, देखिए फॉर्मूला हम लिखते हैं तो ई बराबर जो होगा हाफ L1 I1 का स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 को स्क्वायर प्लस यम I1 I2। यही हमारे पास होता है फॉर्मूला। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, देखिए डायरेक्टली अगर ऐसा नहीं होता, दो तरह की करंट नहीं दी होती तो हम फिर यही फॉर्मूला लगा देते हैं, वहाँ पे I2 की जगह एक ही करंट हमारे पास होती। ठीक है, तब भी हमको वही चीज़ मिलता। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो जैसे ही आप रखोगे तो 1/2 L1 आपको दिया 1 गुड़े I1 की जो वैल्यू दी है वो 2 का स्क्वायर प्लस हाफ L का मतलब 2 गुड़े I2 का मतलब कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस यम का मान 1 I1 आपको दिया है 2 गुड़े अंडर रूट 2। ठीक है, देखिए बस ये फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूले में हर एक जगह पे सबकी वैल्यू दे रखी है और हर वैल्यू को उसके हिसाब से बस आप पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करोगे ना सबकी वैल्यू सबके हिसाब से, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वह निकल के आएगा 4+2√2, 4+2√2 निकल के आएगा। तो जैसे ही आप बाहर करोगे तो 2+√2 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द वी आई रिलेशन फॉर द नेटवर्क शोन इन द गिवन बॉक्स इज V बराबर 4I-9। इफ नाउ ये रेजिस्टेंस R इक्वल टू 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट देन द वैल्यू ऑफ I विल बी। यानी दिए गए बॉक्स में प्रदर्शित नेटवर्क के लिए वी आई संबंध V बराबर 4I-9 है। अब यदि इसके पार एक प्रतिरोध R बराबर 2 ओम जोड़ा जाए तो I का मान क्या होगा। अब यही आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में पहले आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि V बराबर क्या है 4I-9 है। उसके बाद कह रहा है कि जैसे ही आप इसमें क्या करते हो R की जगह 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देते हो, 2 ओम का रेजिस्टेंस क्या करते हो जोड़ देते हो। ठीक है,
तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो फिर आपका क्या होगा आंसर। अब देखिए इसमें समझने की बात है कि v की जगह 4i-9 दिया है। उसके बाद अब यदि इसके पार एक प्रतिरोध R हमने जोड़ा 2 ओम का। अब करंट किधर से फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है हमारी इधर से, ठीक है, ये नेटवर्क के हिसाब से हो रहा है। लेकिन जब आपने प्रतिरोध जोड़ा, ठीक है, अब आपने ये चीज़ मान लिया पहले कि हमारी करंट जो फ्लो होगी इधर से फ्लो होगी, लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हो कि करंट हमारी इधर से फ्लो होगी, क्योंकि जब आर आपने जोड़ा है तो करंट का फ्लो इधर से होगा, क्योंकि उस टाइम पे जब आर नहीं जुड़ा था तो करंट का मान जो था वो जीरो था, ठीक है, करंट का मान क्या था, जीरो। लेकिन जैसे ही आप जोड़ेंगे तो इस आर से कोई ना कोई करंट फ्लो होगी। अब इस आर से अगर कोई ना कोई करंट फ्लो होगी तो वह करंट देखिए, एक तो v बराबर आपको 4i-9 दे रखा है, और ये v बराबर i इंटू आर। अब ये i जो है ये कितनी फ्लो रही है हमको नहीं पता है, लेकिन i जो है ये देखिए इस डायरेक्शन में दे रखा है। लेकिन जैसे ही आप जोड़ेंगे तो फिर करंट की डायरेक्शन इधर की हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा आपका -i इंटू आर। तो उस कंडीशन में v की जगह आपका क्या होगा, -i इंटू आर। तो v की जगह हम रख देंगे -i इंटू आर बराबर 4i-9, ठीक है। तो -i इंटू आर बराबर 4i-9, -i इंटू आर, आर कितना दिया 2, बराबर 4i-9, ठीक है। तो 4 ये -9 को इधर भेज दीजिए और -2i इधर भेजेंगे जैसे ही, तो हमारे पास हो जाएगा 6i बराबर 9। 6i बराबर 9, तो i बराबर जो होगा 9/6 यानी 6 6 30, यानी 1.5 एम्पियर होगा, 1.5 एम्पियर होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए बताइए कि फाइंड द करंट रेटिंग फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। एन आउटडोर पोल माउंटेड 11 kV अपॉन 415 volt substation has been installed for a supply to an area having a load of 63 kVA। 63 kVA है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है कि निम्न तंत्र के लिए जो मतलब करंट रेटिंग आपको कितना होगा, यानी आउटडोर एक पोल माउंटेड 11 kV 415 वोल्ट विद्युत उपकेंद्र एक क्षेत्र में जिसका भार 63 kVA है स्थापित करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, करंट रेटिंग बतानी है। अगर आपको करंट रेटिंग बतानी है तो मेरे से एक चीज़ बताओ कि ये जो 11 kV है ये किधर का है, ये है प्राइमरी साइड का, और ये 415 जो है ये है सेकेंडरी साइड का। ये किस साइड का है, ये है सेकेंडरी साइड का। और जो लोड दिया है वो दिया है आपको 63 kVA। लोड कितना दिया है, 63 kVA दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि करंट बताइए, तो आई बराबर मेरे को बताओ कि ये 3 फेज है कि सिंगल फेज है। सबसे पहले तो आप यही बताओ। तो ये है आपका 3 फेज। तो जो करंट रेटिंग बताएंगे वो प्राइमरी साइड की बताएंगे कि सेकेंडरी साइड की बताएंगे। तो हमेशा जो देखिए जो ये मतलब कि सिस्टम को पूछता है तो सेकेंडरी साइड की करंट पूछता है, ना कि प्राइमरी साइड की करंट पूछेगा। आपसे पूछेगा वो सेकेंडरी साइड की करंट। तो सेकेंडरी साइड की करंट का मतलब कि आई बराबर P/V, जो केवीए दिया है वो कितना 63 केवीए मतलब 1000 अपान वी आपको दिया है 415। 415 सिस्टम कैसा 3 फेज तो √3 कर देंगे। सिस्टम कैसा है 3 फेज तो इसको हम √3 कर देंगे। ये देखिए फॉर्मूला आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, अब देखिए आपको ये केवीए पता था, वोल्टेज पता था, तो आपको पता है कि सिस्टम 3 फेज है तो √3 करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 63 गुणे 1000 अपान √3 गुणे 415 गुणे 415, बस आप डिवाइड करो। आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ना वो 88 अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा, 88 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ ए प्लांट इज गिवन बाई। कैपेसिटी फैक्टर जो होता है प्लांट का वो क्या होता है, ठीक है, क्षमता गुणांक। मैक्सिमम लोड अपान एवरेज लोड अपान मैक्सिमम लोड, एवरेज लोड अपान प्लांट कैपेसिटी, मैक्सिमम लोड अपान प्लांट कैपेसिटी। तो
तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो फैक्टर्स हैं पावर सिस्टम के 4-5 हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी फैक्टर जो होता है ये क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। अगर मैं बात करूं, जैसे लोड फैक्टर पूछ दिया कभी कभी आपसे, लोड फैक्टर, लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर जो होता है ये होता है एवरेज बटे मैक्सिमम, एवरेज बटे मैक्सिमम। आपसे डाइवर्सिटी फैक्टर पूछ दिया तो सम ऑफ ऑल मैक्सिमम लोड अपॉन इंडिविजुअल मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम लोड। ठीक है, और जो आपका जैसे देखिए सम ऑफ ऑल मैक्सिमम लोड यानी कि सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, यानी जितने भी मतलब कंज्यूमर होंगे सबके मैक्सिमम लोड अपान उनमें सबसे बड़ा जो होगा, जो सबसे बड़ा लोड होगा या फिर सबसे बड़ा लोड होगा वो वाला बटे में होता है। ठीक है, ये आसानी से आप समझो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ डाइवर्सिटी फैक्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। डाइवर्सिटी फैक्टर मान लीजिए एक 3 है, एक 4 है, एक 5, 3 लोग हैं। मान लीजिए इनका पहले वाले का मैक्सिमम लोड 3 है, दूसरे वाले का 4 है, तीसरे वाले का 5 है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जब आप निकालोगे डाइवर्सिटी फैक्टर, तो इन सब का सम यानी 3 4 5, 5 4 9 3 12 बटे, बटे में आप वो करोगे जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा, तो बड़ा कौन है 5, ये होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। और डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो हमेशा एक से बड़ा होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो लेकिन हमसे पूछा क्या है कैपेसिटी फैक्टर, तो कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इन ए पावर सप्लाई सिस्टम डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड ऐसे। अब देखिए एक डिमांड फैक्टर आ गया। अब ये डिमांड फैक्टर जो है ये क्या है, आपको यही बताना है। ऑप्शन क्या है आपका, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एवरेज डिमांड अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो देखिए इसके लिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि जैसे डिमांड फैक्टर का मतलब कि DMRC का आपने सब लोग पेपर देते हैं, DMRC का सब लोग पेपर देते हो कि नहीं देते हो। तो D4 डिमांड फैक्टर, ध्यान से इसे देख लो, D4 डिमांड फैक्टर, M4 मैक्सिमम, R मतलब रेशियो, C मतलब कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम अपान कनेक्टेड लोड जो होता है वो क्या होता है, डिमांड फैक्टर होता है। मतलब डिमांड फैक्टर जब भी आप बात करोगे तो मैक्सिमम अपान कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम का रेशियो होगा कनेक्टेड लोड से। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए फॉल्ट इन्वॉल्विंग ऑल द 3 फेजेज ऑफ पावर सिस्टम इज नोन एज, यानी पावर सिस्टम में अगर किसी फॉल्ट में तीनों फेज इन्वॉल्व हैं तो उस फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, उस फॉल्ट को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। उस फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, कई बार पूछा जाता है कि तीनों फेज अगर इन्वॉल्व हैं तो कौन सा होगा, वो होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट। अगर तीनों फेज नहीं इन्वॉल्व है तो फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। और पूरे पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है वह होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, और सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होगा वो दो तरह का होता है, एक होता है ट्रिपल एल फॉल्ट, एक होता है ट्रिपल एल जी फॉल्ट। सिर्फ दो तरह का ही ये फॉल्ट जो है ये कौन सा होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, बाकी और कोई सिमेट्रिकल फॉल्ट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 110 MVA क्षमता और 5 प्रतिघात वाले दो जनरेटर एक सामान्य बस बार का भरण कर रहे हैं। उपभोक्ता सिरे को शक्ति प्रेषित करने के लिए बस बार के साथ 2.5% प्रतिघात वाली एक संचरण लाइन संयोजित की गई है। उपभोक्ता सिरे पर एक 3 फेज दोष को हर जनरेटर का योगदान है। अब आपको बताना है कि 3 फेज फॉल्ट ऑफ ए कंज्यूमर इंड, तो 3 फेज फॉल्ट अगर कंज्यूमर पे हो रहा है तो फिर कितना होगा, आपसे यही पूछा गया है। तो प्रत्येक जनरेटर द्वारा कितना योगदान दिया जाएगा। अब 10 MVA का जनरेटर है क्षमता का और 5 प्रतिघात है, दो जनरेटर एक सामान्य रूप से एक बस बार पर लगे हुए हैं, बस बार पे लगे हैं, और जो संचरण लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं उसका प्रतिघात 2.5% है। तो एक एक जनरेटर द्वारा कितना मतलब कि योगदान दिया जाएगा, एक एक जनरेटर द्वारा कितना योगदान आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब 5% प्रतिघात है तो ये दो जनरेटर हैं तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। प्रतिघात कितना हो जाएगा, 10%। क्लियर, कितना हो जाएगा 10%। और जो जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं बस बार के साथ जो कनेक्ट हुए उसका प्रतिघात है 2.5%। अगर उसका प्रतिघात 2.5% है तो तब हम निकालेंगे कि
प्रत्येक जनरेटर द्वारा जो योगदान किया गया वह होगा आपका 10 MVA अपान 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.025 ठीक है। इनको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद डिवाइड कीजिए, आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 80 MVA, 80 MVA आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ध्यान से देखिए कि इन द मर्ज प्राइस सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर इफ I1 एंड I2 आर द CT सेकेंडरी करंट एंड NR एंड N0 आर द नंबर ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉइल एंड द ऑपरेटिंग कॉइल रिस्पेक्टिवली, देन द टॉर्क बैलेंस इक्वेशन इज। अब टॉर्क बैलेंस इक्वेशन आपको बस याद हो, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो टॉर्क बैलेंस इक्वेशन देखिए, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो है बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं और अल्टरनेटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो देखिए CT रेशियो जो है यानी करंट मान लीजिए इसकी एक I1 है और एक I2 है, और जब टॉर्क बैलेंस इक्वेशन हम निकालते हैं तो I1 प्लस I2 होता है और दूसरी साइड पे I1 प्लस I2 का डिवाइड यानी आधी करंट आपकी हो जाती है। ये क्लियर रखिएगा कि जब हम निकालते हैं किसका टॉर्क बैलेंस इक्वेशन तो ऊपर करंट आपकी टोटल जुड़ती है और अपान में जो करंट जुड़ती है उसका आधा हो जाता है। ठीक है, ये जो CT की मतलब करंट आपको प्रोवाइड की गई है। उसके बाद जो आपकी मतलब कि रिस्ट्रेनिंग कॉइल और ऑपरेटिंग कॉइल का रेशियो होता है, तो टॉर्क बैलेंस आपका तब होगा जब NR अपान N0 बराबर होगा I1 प्लस I2 अपान I1 प्लस I2 का डिवाइड बाई 2, ये आपका होगा। तो ये होगा टॉर्क का बैलेंस इक्वेशन। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन के केस में जो अर्थ का प्रेजेंस है उससे आपको क्या मतलब कि फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, आपको यही बताना है। ठीक, तो देखिए जैसे अर्थ नहीं है तो जैसे ये लाइन गई, अब अर्थ आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब C जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी बढ़ गई, D क्या हो गई, बढ़ गई ना, अर्थ आपको नहीं पता कहाँ पे है तो D बढ़ गया, तो इसका मतलब C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट अपान D, यानी D बढ़ गया तो ये जो कैपेसिटी है यानी कैपेसिटर है ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन अगर आपने अर्थ ला दिया, अर्थ लाने से क्या हो गया कि डिस्टेंस आपकी कम हो गई, यानी ये लाइन थी, ये अब अर्थ आ गई तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, घट गई। पहले अर्थ नहीं था तो ये हम कहीं भी लेके जा सकते थे, लेकिन अभी अर्थ ये मान लीजिए आ गया तो यहाँ पे डिस्टेंस घट गई, तो C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान D। D घटा, इसका मतलब C क्या होगा, बढ़ जाएगा। C क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो करेक्ट आंसर आपका होगा कि इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ लाइन। ठीक है, यानी अर्थ के प्रेजेंस के कारण कैपेसिटेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंडक्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब कभी भी अगर आपको मिले तो आप यही बताना कि इंडक्टेंस का क्या होगा, घट जाएगा, मतलब इंडक्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इन ए डिजाइनिंग लाइटनिंग स्कीम यूटिलाइजेशन फैक्टर इज यूज्ड, इट इज डिफाइंड एज। यूटिलाइजेशन फैक्टर आपसे पूछ रहा है कि यूटिलाइजेशन फैक्टर आपका क्या होगा, तो ये भी बहुत ही आसान है, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर जो आपका होता है वो होता है टोटल ल्यूमेन यूटिलाइज ऑन वर्किंग प्लेन अपॉन टोटल ल्यूमेन रेडियंट बाई लैम्प। अब देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर सिंपल सा मतलब है कि उपयोग गुणक इसको हम बोलते हैं, कितना आपने उपयोग किया। अब जैसे कोई लाइट है, सब कुछ इससे कुछ ना कुछ तो लाइट मतलब चारों तरफ निकल रही है, लेकिन आप जितना लाइट यूज करोगे, जितना लाइट आप यूज करोगे, सपोज ये 2-3 लाइनें जो हैं ये तो वेस्ट चली गई, आपने सिर्फ इतना ही यूज किया, तो इसका मतलब है कि उपयोगी गुणक आप इसी को बोलोगे ना। उपयोगी गुणक किसको बोलोगे, सिर्फ इसी को, इससे आपका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये आपने यूज नहीं किया। तो उसी हिसाब से हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर जो बन के आता है वह आता है कि कार्य समतल पर प्रयुक्त कुल ल्यूमेन, यानी कि कार्य समतल पर, यानी कि टोटल ल्यूमेन यूटिलाइज्ड ऑन वर्किंग प्लेन, जितना आप यूज करते हो अपान टोटल ल्यूमेन।
अपॉन टोटल ल्यूमेन। और वेस्ट फैक्टर अगर आपको निकालना होता है, जैसे कि यूटिलाइजेशन फैक्टर है, वेस्ट फैक्टर होता तो जितना आपने काम नहीं किया है, यानी कि वर्किंग प्लेन पे जितना आया, यानी कि अब क्या हो जाएगा, जितना वर्किंग प्लेन पर नहीं आया अपॉन टोटल ल्यूमेन, वो आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एट टाइम ऑफ पीक लोड ए पावर सिस्टम नीड्स। जो पीक टाइम मतलब पीक लोड है, उस टाइम पावर सिस्टम को क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको बताना है। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ लैगिंग वी ए आर, इंजेक्शन ऑफ लीडिंग वी ए आर, नन ऑफ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि जब पावर आपका पीक पे होता है, जब पावर सिस्टम पीक पे आपका होगा, क्वेश्चन क्या है कि एट टाइम ऑफ पीक लोड, पीक लोड के दौरान आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इंजेक्शन ऑफ लैगिंग पावर वी ए आर, यानी पश्चगामी मतलब कि वी ए आर की रिक्वायरमेंट आपको होगी। ठीक है, पश्चगामी मतलब कि मतलब वी ए आर की रिक्वायरमेंट आपको होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, हाँ, ड्यूरिंग द आर्किंग ग्राउंड कंडीशन द फेज वोल्टेज ऑफ द सिस्टम रेज टू, यानी आर्किंग भूस अवस्थाओं के दौरान तंत्र की फेज वोल्टेज बढ़ जाती है, कितना गुणा, 15 टाइम इट्स नॉर्मल वैल्यू, 10 टाइम इट्स नॉर्मल वैल्यू, 5 to 6 टाइम इट्स नॉर्मल वैल्यू, √3 टाइम्स इट्स नॉर्मल वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द आर्किंग ग्राउंड, आर्किंग ग्राउंड की कंडीशन में जो फेज वोल्टेज आपका है वह कितना बढ़ जाता है, वह बढ़ जाता है √3 टाइम्स। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, कितना गुना बढ़ेगा, अपने मतलब कि जो भी रहेगा उसका √3 टाइम्स ही तो बढ़ेगा। यानी अगर फेज वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज मिलने लगेगा। ठीक है, लाइन वोल्टेज कितना होगा, √3 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, लोकेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर शुड बी नियर ए। तो लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है किसके नियर लगाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो क्या जनरेटर के पास होता है, ट्रांसफार्मर के, बस बार के, या फिर सर्किट ब्रेकर के। तो हमें पता है कि पूरे पावर सिस्टम में सबसे महंगा इक्विपमेंट जो हमारा होता है वह होता है ट्रांसफार्मर। इसलिए लाइटनिंग से हमें ट्रांसफार्मर को बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर को हम कहाँ पे लगाते हैं, ट्रांसफार्मर के पास लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, ट्रांसफार्मर के पास लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए, आइसोलेटर आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग। आइसोलेटर जो होता है वह किस करंट को ब्रेक करता है, फॉल्ट करंट को, नो लोड करंट को, लोड करंट को, चार्जिंग करंट को। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए अगर हम बात करें तो आइसोलेटर है, इसको जब भी हम बोलेंगे तो यह आपका कैपेबल होता है नो लोड करंट पर, यानी कि जब कोई लोड नहीं होता है उस करंट को क्या करता है, ब्रेक करवाता है। बेसिकली आइसोलेटर क्या करता है कि जब हम मान लीजिए कि सेकेंडरी साइड को ओपन कर देते हैं या फिर बहुत लाइट लोड हो तो उसमें फरेंटी इफेक्ट होने लगता है। तो जब फरेंटी इफेक्ट होता है उस इफेक्ट के कारण जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वह बढ़ जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, जिसके कारण से उसमें चार्जिंग करंट फ्लो होने लगती है। जिसके कारण उसमें कौन सी करंट फ्लो होने लगती है, चार्जिंग करंट। अब इस चार्जिंग करंट को अगर आपको मान लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन में कोई काम करना है तो अब उसमें अगर मतलब नो लोड करंट होगी यानी चार्जिंग करंट होगी तो आप कैसे काम करोगे। इस चार्जिंग करंट को ख़त्म करने के लिए या फिर आइसोलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आइसोलेटर को। तो आइसोलेटर बेसिकली किस करंट को करता है, तो यह करता है चार्जिंग करंट को। ठीक है, तो किस चीज़ को ब्रेक करता है, तो चार्जिंग करंट को ब्रेक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि एक इक्विपमेंट है जिस जो कि 20 MVA का है, 33 kV का मतलब बेस है इसका, जिसकी जो पीयू है मतलब कि पर यूनिट सिस्टम वो दिया है आपको 0.9। फिर उसके बाद नया हम एक ला दिए 50 MVA का और 11 kV के आधार को। तो इसका प्रतिबाधा मतलब कि पीयू प्रतिबाधा कितनी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट कि अब मान लीजिए पहले आपने कोई इक्विपमेंट रखा, उसका कुछ पर यूनिट इम्पीडेंस था, उसके बाद उसकी कुछ रेटिंग थी,
उसके बाद उसका कुछ वोल्टेज था, फिर कोई नया इक्विपमेंट आप उठा के लाए, उसका कुछ बेस था, मतलब कि एमवीए था, उसके बाद उसका भी कुछ वोल्टेज था, लेकिन उसका इम्पीडेंस आपको नहीं पता था, तो उसका इम्पीडेंस आप कैसे ज्ञात करोगे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जेड पी यू न्यू, जेड पी यू न्यू जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, जेड पी यू ओल्ड, जेड पी यू ओल्ड गुड़े, ध्यान सुनना, के वी ओल्ड अपन के वी न्यू। चलिए मैं फिर से लिखता हूँ, तो जेड पी यू न्यू बराबर जो होता है वह होता है जेड पी यू ओल्ड गुड़े, गुड़े के वी ओल्ड अपान के वी न्यू, इसका होता है स्क्वायर, इसका क्या होता है स्क्वायर, गुड़े एम बी ए न्यू अपान एम वी ए ओल्ड, बस यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप रखो, फटाफट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसमें क्यों क्या है देखिए, ये जो 50 एम और 11 के है ये क्या है, न्यू है, और 20 एम और 33 के क्या है, ओल्ड है, और ये 0.9 ये भी ओल्ड दिया है। तो आपको क्या करना है, जेड पी यू ओल्ड मतलब 0.9 गुड़े के वी ए अपान मतलब ओल्ड, ओल्ड कितना है 11 बटे न्यू कितना था, सॉरी ओल्ड कितना है 33 है, न्यू कितना है 11, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, गुड़े एम बी ए न्यू, न्यू कितना है 50 बटे ओल्ड, ओल्ड कितना है 20, ठीक, बस कैंसिल करो 11 3, ठीक, तो 3 के स्क्वायर 9, ये 2 5, बस अब मल्टीप्लाई करो, सबके सब चीज़ों का मल्टीप्लाई करो, तो आप जैसे ही निकालोगे तो आपका निकल के आएगा 20.25, 20.25 पी यू। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था कि फॉर्मूला आपको याद है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने फॉर्मूला इसलिए लिख दिया कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो प्लीज़ फॉर्मूला आप याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन अ सिस्टम इफ द बेस लोड इज द सेम एज द मैक्सिमम डिमांड द लोड फैक्टर विल बी। अब लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर, लोड फैक्टर को हम लिखते हैं जैसे लैंप, देखिए लैंप मैंने लिख दिया, लैंप का मतलब ये इस पी को छोड़ो, एल फॉर लोड फैक्टर, ए फॉर एवरेज, एम फॉर मैक्सिमम, यानी एवरेज अपान मैक्सिमम को हम क्या बोल देते हैं, लोड फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, एवरेज अपान मैक्सिमम लोड को हम क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर। तो देखिए लोड फैक्टर जो हमारा होता है यल, ये हमारा होता है, चलिए यल एफ, लोड फैक्टर जो हमारा होता है वो होता है एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो, अब देखिए आपको लिखना क्या है कि एक तरह में यदि आधार भार यानी औसत भार आपका किसके बराबर हो जाए, मैक्सिमम लोड के, तो दोनों अगर बराबर हो गए तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द रिकवरी वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कंटेक्ट्स विल बी मैक्सिमम फॉर पावर फैक्टर ऑफ, यानी परिपथ वियोजक संपर्कों के गिर्द प्रकट होने वाली पुनरुत्थान वोल्टेज किस शक्ति गुणक पर अधिकतम होगी, ही आपसे पूछ रहा है। अब देखिए जो रिकवरी वोल्टेज होता है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो रिकवरी वोल्टेज होता है वो किस में होता है, मैक्सिमम वैल्यू में कि आरएमएस वैल्यू में। तो रिकवरी वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड इन आरएमएस वैल्यू, किस में, आरएमएस वैल्यू में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, और ये होता है हमारा वी आर एम एस बराबर 2 वी 2 कॉस साइन थीटा, 2 साइन थीटा होता है रिकवरी वोल्टेज, 2 साइन थीटा। अब देखिए थीटा जो पावर फैक्टर एंगल है। अब देखिए रिकवरी वोल्टेज आपका मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा, जीरो, थीटा का मान क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि साइन जीरो अंश का मान जीरो था, सॉरी थीटा का मान कितना होना चाहिए 90। तो रिकवरी वोल्टेज आपका यही फॉर्मूला होता है। अब रिकवरी वोल्टेज आपका मैक्सिमम तब होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तब होगा जब थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री, तो थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। सो पावर फैक्टर कितना होगा, थीटा का मान 90 है तो पावर फैक्टर आप लिखते हो कॉस थीटा, तो कॉस 90 यानी कि जीरो,
तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि रिकवरी वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता है, तो फॉर्मूला आपको पता था कि 2 साइन थीटा होता है। तो थीटा, अब ये जो है वी, ये रिकवरी वोल्टेज है। रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम तब होगा जब थीटा का मान 90 होगा। थीटा का मान अगर 90 है तो पावर फैक्टर आपका कितना होगा? cos 90। cos 90 मतलब 0। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं क्वेश्चन को कि द सैग ऑफ द कंडक्टर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर व्हेन द स्पैन इज 250 मीटर। नाउ इफ द हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर इज इंक्रीज बाय 2.5%, द सैग विल बी। तो सबसे पहले सैग का फॉर्मूला आपको पता है, ओमेगा एल स्क्वायर अपान 8t, ओमेगा एल स्क्वायर अपान 8t। इसमें देखिए हाइट की कोई बात नहीं की गई है, इसमें बोला है कि नाउ इफ द हाइट ऑफ सपोर्टिंग टावर इज इंक्रीज बाई 20 मतलब 2.5%। अगर हम टावर की हाइट को इंक्रीज करते हैं तो क्या हमारा सैग पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अब इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। तो ध्यान से जरूर से इसको बताइए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि अपरिवर्तित रहेगा, घटेगा, क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी की जो वीडियो अपलोड हुए हैं उनको आप देखते रहिए। थैंक यू।